थर्ड वेव भी और थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। अब बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ तो वो वल्नरेबल हो गए। वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन है जो हमें बचाएगा। और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए तो यही है, अच्छा डाइट मेंटेन करें। ये वेव आना कम हो जाएंगी, रुक जाएंगी। भारत को कोरोना मुक्त करना है तो हमें 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। ये बहुत बड़ा पेंडेमिक हुआ था, क्योंकि एक बड़ा अगर वायरस घर ले आएगा उसको तो लक्षण नहीं होगा, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो वो तो अंदर आएगा ही। इसमें कुछ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, कुछ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जब कोविड के केसेस कम हो गए थे तो लोग ऐसे मिले और ऐसी देर तक हाथ मिलाया जैसे पिछले कुंभ में बिछड़े थे और इस कुंभ में जाके मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से अपना कहर बरपाया वो सभी ने देखा, लेकिन अब आशंका और चिंता कोरोना की थर्ड वेव को लेकर है। दरअसल कोरोना की सेकेंड वेव में जिस डेल्टा वेरिएंट ने ज़्यादा खतरनाक बनाया, उसी डेल्टा वेरिएंट का डेल्टा प्लस म्यूटेंट अब लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम न सिर्फ लोगों को लापरवाही करने से रोकें, बल्कि ये भी बताएं कि उन्हें थर्ड वेव से पहले क्या करना है, कैसे करना है, वैक्सीन ज़रूर लेनी है, टेस्टिंग कब करवानी है और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए और क्या करना है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट जो बताएंगे आपको कि इस थर्ड वेव से लड़ने के लिए आप कितना जागरूक हों और कैसे आगे बढ़ें। बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और आपको ये बताएंगे कि आखिर कैसे आपको इस वायरस से लड़ना है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं इनका। डॉक्टर जनरल प्रसाद है हमारे साथ जुड़े हुए, इसके बाद डॉक्टर वेद प्रकाश है, साथ ही इसके बाद हैं शैली अवस्थी जी, डॉक्टर वीरेंद्र आटम, डॉक्टर सूर्यकांत एंड डॉक्टर सुरुचि शुक्ला। शुरुआत प्रसाद जी मैं आपसे करूंगी। सेकेंड वेव तो आप लोगों ने आकलन भी नहीं किया होगा जितना नुकसान हुआ, जितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई, लेकिन थर्ड वेव को लेके इससे ज़्यादा आशंका है कि ये इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। क्या वाकई में ऐसा है या ये सिर्फ अफवाह है? देखिए, कोई भी पेंडेमिक होता है उसका एक प्रोग्रेशन होता है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ऐसा है। फर्स्ट वेव थोड़ा उसका एम्पलीट्यूड हम बोलते हैं वो कम है और सेकंड वेव है वो थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो पॉपुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, तो थर्ड वेव भी और थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे से कम होते रहेगा। ये तो है पेंडेमिक का एक पैटर्न है। हम स्पेनिश फ्लू देखा है, स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक 1918 टू 1922 तक ये बहुत बड़ा पेंडेमिक हुआ था। उसमें भी ऐसे ही आया, फर्स्ट वेव थोड़ा कम, सेकंड वेव थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद थर्ड वेव और थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद वो धीरे धीरे से कम हो जाता है। सर, जैसा सर बता रहे हैं कि इम्यूनिटी इससे ज़्यादा बेहतर हो रही है तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो पा रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव को अगर आसान भाषा में समझें हम, सेकेंड वेव से कितना ज़्यादा खतरनाक होगा ये, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो है कि बचे कैसे इससे? देखिए, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वेव फॉर्म में ये चलती हैं जो पैंडेमिक्स, और उसमें एक हर्ड इम्यूनिटी जिस तरह की बात कही, जब हम लोग इस हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करते हैं, ये अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग संख्या हो सकती है परसेंटेज, लेकिन जो परसेंटेज इसमें आ रहा है सामने 60 to 70% पॉपुलेशन जब इस इम्यूनिटी को अचीव कर लेगी, दो तरीके से अचीव कर सकती है। पहला, जैसे इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन से जो लोग ठीक होकर के आ गए हैं वो लोग इम्यून हो गए उसके लिए। दूसरे, वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग उनको इम्यूनिटी के लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो ये जब संख्या ससेप्टेबल पॉपुलेशन की 60-70% को अटेंड कर लेगी, तब ये वेव आना कम हो जाएंगी, रुक जाएंगी। देखिए, पहली वेव में जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए थे इंडिया में तो 12% बच्चे थे 20 वर्ष से कम। दूसरी वेव में भी 12% थे, पर जब संख्या बढ़ जाती है तो इवन 12% गिनती में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब रही तीसरी वेव, तो तीसरी वेव में ये है कि हमने अब टीकाकरण कर दिया है तो बच्चों का तो टीका नहीं हुआ। अब बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ तो वो वल्नरेबल हो गए, उनको रिस्क बढ़ गया, क्योंकि एक बड़ा अगर वायरस घर ले आएगा उसको तो लक्षण नहीं होगा, उसको नहीं पता चलेगा, पर वो अपने बच्चे को इन्फेक्ट कर देगा और बच्चे में लक्षण होंगे। तो बच्चों में यूजुअली लक्षण माइल्ड होते हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु अगर बहुत सारों को माइल्ड होंगे और उनमें 5% को सीवियर हो गए, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता हुई, तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ा नंबर हॉस्पिटल में आए, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ बच्चों में देखी है जिसको कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MISC। वो भी अगर आपका बच्चे में कोई लक्षण नहीं है तो 2 से 6 हफ्ते बाद कोविड होने के या तो बिना लक्षण के या लक्षण के MISC हो सकता है। बहुत गंभीर बीमारी है। आप ये समझिए एक MISC केस के मतलब कि 1000 को इन्फेक्शन हुआ। तो अभी भी हर दिन एक MISC का केस आ रहा है हमारे यहाँ, तो हमें बच्चों को लेके बहुत केयरफुल होना है। ये जो थर्ड वेव आएगी इसका सिम्टम क्या होंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है, डिपेंड अपॉन कि कौन सा वायरस क्या करता है, वायरस का म्यूटेशन क्या होता है, मगर बेसिक सिम्टम तो वही रहेंगे जो हमने फर्स्ट वेव में देखे और सेकेंड वेव में देखे। अब थर्ड वेव के लिए बेसिकली जो आदमी जिससे घबरा रहा है वो कब आएगी और कितनी आएगी, हमें इससे पता करना है कि थर्ड वेव कब आएगी और कितने लोग इन्फेक्टिव होंगे। अगर इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है तब तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी सब प्रेडिक्शन चल रहे हैं कि शायद वो अभी 3 महीने में आएगी, नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी। अगर हम दुनिया का ग्राफ देखें तो सब जगह वेव आई है और इवन अमेरिका में भी आई है और वो नीचे चलेगी। मगर बेसिक वेव आने का कारण क्या था? अमेरिका जैसी कंट्री में जहाँ पे वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा हुआ और उसके बाद थर्ड वेव आई और कम हो गई। सेम हमारे पास भी बेसिकली जो थर्ड वेव जिससे हम डर रहे हैं, डरना नहीं चाहिए अगर हम वैक्सीनेट कर लें अपने आप को। वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन है जो हमें बचाएगा और यही डिटरमिन करेगा कि हम कितने लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, कितने लोग प्रोटेक्ट हो चुके हैं और अबव ऑल हमारा बिहेवियर क्या है वायरस के प्रति, कि हम अपना मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, भीड़ में ना जाएं और पर्सनल हाइजीन। ये बेसिक मूल मंत्र है। अगर इसको हमने फॉलो किया और वैक्सीनेशन लगाया, कोई भी वैक्सीनेशन चॉइस कुछ नहीं, जो अवेलेबल पहला अपॉर्चुनिटी है वैक्सीन लगाइए और वैक्सीन लगाइए। सवाल तो वैक्सीन पे भी उठ रहे हैं ना, तमाम लोग हैं जो शक कर रहे हैं या जिनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। और अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई जब वैक्सीन तैयार हुई तब तो कोरोना की फर्स्ट वेव थी, सिम्टम्स कुछ और थे, ट्रीटमेंट कुछ और था, सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव आने वाली है, तो क्या वही वैक्सीन काम करेगी थर्ड वेव में भी? देखिए अनामिका जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप ये जान लीजिए कि वैक्सीन में यानी डॉक्टर सूर्यकांत, मैं 3 तरह की वैक्सीन आपको बताता हूँ। एक वैक्सीन जो लग रही है पूरी दुनिया में और हमारे देश में, उसको मैं कहता हूँ बायोलॉजिकल वैक्सीन, जिसका लक्ष्य अभी बहुत दूर है। हमारे देश में अगर हर्ड इम्यूनिटी पैदा करनी है, भारत को कोरोना मुक्त करना है, तो हमें 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। इसका मतलब है 180 करोड़ डोज, और वो हम तब लगा पाएंगे जब हम 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में रोज़ वैक्सीन लगाएंगे। एक बात, इसके प्रश्न के उत्तर मैं बता दूंगा वैक्सीन के भी। दूसरी वैक्सीन हमारे पास खुद के पास है, वो वैक्सीन हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बायोलॉजिकल वैक्सीन लग जाए तब भी और वैक्सीन ना लगे तब भी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी, अर्थात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम घर से बाहर निकलें तो वैक्सीन मास्क लगा के निकलें, हम आपस में मिलें तो नमस्ते करें, हाथ ना जोड़ें। अभी देखा होगा जनवरी में नया साल आया और जब कोविड के केसेस कम हो गए थे तो लोग ऐसे मिले और ऐसे देर तक हाथ मिलाया जैसे पिछले कुंभ में बिछड़े थे और इस कुंभ में जाके मिले। तो ऐसा कृपया ना करिए, मिलने पे नमस्ते करिए। लेकिन और ये भी कह रहे हैं कि 1.5-2 महीने में थर्ड वेव आ जाएगी। क्या आप ये मानते हैं थर्ड वेव आ जाएगी? देखिए, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, कितनी गंभीर होगी, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहेंगे, बाहर निकलने पे नमस्ते करते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे, 2 गज की दूरी बनाते रहेंगे, तो अगर कोविड वेव आए भी तो उसी तरह आएगी जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाता है और खटखट के हमने नहीं दरवाज़ा खोला तो चला जाता है, लेकिन अगर हमने दरवाज़ा खोल दिया तो वो तो अंदर आएगा ही। तो और तीसरी वैक्सीन और हमारे पास है, अभी गुलेरिया साहब के अनुसार भी अगर 1.5-2 महीने हैं या हमारे अनुसार भी 3 महीने हैं या किसी और के अनुसार, मैं समय के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, हमारे पास एक तीसरी वैक्सीन और है, वो है इम्यूनिटी की वैक्सीन। इम्यूनिटी की वैक्सीन भी हमें इस दौरान पूरी अपनी तैयारी रखनी है। अभी हमारे पास अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छी इम्यूनिटी का नहीं है तो कृपया बदल दीजिए। आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए, चाहे वॉकिंग से दें, चाहे योगा से दें, चाहे प्राणायाम से दें। डाइट में आप फास्ट फूड कल्चर को हटा दीजिए, भारतीय थाली को अडॉप्ट कर लीजिए, आपकी बढ़िया इम्यूनिटी हो जाएगी 1.5-3 महीने के अंदर। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे आप। तो वैक्सीन, बायोलॉजिकल वैक्सीन जब मौका मिले तब लगवाइए, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाते रहिए
और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहिए। कोई कारण नहीं है कि तीसरी वेव भयानक होगी। मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नकारता हूं। अगर हम सब सहयोग कर लें तो तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन हमें परेशान बिल्कुल नहीं कर सकते। जब ये 2019 में आया था, ये चाइना से जब वायरस निकला था, इसे हमने कहा था SARS-CoV-2। ये वायरस के हमने बहुत से सीक्वेंसेस किए थे जो एक प्लेटफॉर्म पे सबमिट होता है, इंसागॉग इंडिया सबमिट करता है एक प्लेटफॉर्म पे। इसके बहुत से वेरिएंट्स शुरू हुए आना अराउंड अगस्त से 2020 से। इसके पहले ये वाइल्ड वेरिएंट ही चल रहा था SARS-CoV-2 से, उसके बाद ये इसके वेरिएंट्स आना शुरू हुए। इसमें कुछ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, कुछ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो जब ये सबसे पहला हमारे पास वेरिएंट आया जिसको हम अल्फ़ा वेरिएंट कहते हैं, ये यूके वेरिएंट था, यूरोपियन वेरिएंट था। इसमें हमने बहुत देखा ये तेज़ी से स्प्रेड किया, एक आदमी से 2 से 2.5 आदमी को इन्फेक्ट किया। इसके बाद ये सेकेंड वेव जो सेकेंड वेरिएंट आया हमारा बीटा वेरिएंट आया। बीटा वेरिएंट वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। साउथ अफ्रीकन से थोड़ी इन्फेक्टिविटी और बढ़ी, 3 लोगों को इन्फेक्ट हुआ। देन केम ब्राज़ील वेरिएंट जिसे हम P1 वेरिएंट भी कहते हैं, इससे इन्फेक्टिविटी और बढ़ी। जो डेल्टा वेरिएंट हमारे महाराष्ट्र से निकला 2020 में अक्टूबर में, इसके जो हमने जो देखा है कि स्प्रेड इज़ अराउंड 5 to 8 पीपल, मतलब एक आदमी से 5 लोग को इन्फेक्ट मिनिमम कर रहा था। और जो डेल्टा प्लस हमारा आ रहा है, ये सारे जितने म्यूटेशंस हम देख रहे हैं वो एस स्पाइक जीनोम पे ही देख रहे हैं, SARS-CoV-2 पे। और हमारी जितनी वैक्सीन्स mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन्स बन रही हैं, ये सारी एस प्रोटीन को लेकर ही बन रही हैं। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन आया है जिसे हम कह रहे हैं K417N। ये वाला जो वेरिएंट है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हम इसको कह रहे हैं, जो अभी हमारे 3 स्टेट ऑफ इंडिया से निकल चुका है और ये 9 अन्य इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी देखा गया। तो है ये डेल्टा प्लस, क्या उतना ही खतरनाक है ज़िंदगी के लिए? बिल्कुल। मैं ये इसमें एक बात बताना चाहती हूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट कई स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये देखा गया जो मैसेंजर RNA वैक्सीन्स हैं वो इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले जैसे सारे पैनलिस्ट ने कहा है कि वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। जिसको जब आपकी अपॉर्चुनिटी है, वो जब आपको मिल रहा है उसको ज़रूर ले लीजिए। स्पेशली ये जैसे आप लोग कह रहे हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में आएगा, तो डॉक्टर अवस्थी बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऑलरेडी हमारी 12% या फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, सब वेव में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन आई थी। तो ये आएगा, इन्फेक्शन आएगा। और अगर हम अपने जो एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें तो ये बच्चों तक नहीं जाए। मरने के चांसेस तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है। किसी भी वायरस इन्फेक्शन में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये प्रेडिक्शन ये है कि ये वायरस कितना इन्फेक्टिव है, हमारी इम्यूनिटी कितनी सफिशिएंट है उसको टैकल करने के लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी उतनी सफिशिएंट नहीं होगी तो डेफिनेटली इसके जो सीरियस इफेक्ट्स आएंगे। और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है और हम प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि हमने एक वैक्सीन लगाई हुई है, तो डेफिनेटली सीरियस इलनेस तो नहीं ही होगी। और तो जो भी डेल्टा वायरस अगर हम सोच रहे हैं जिसकी स्टडीज़ अभी बहुत कम हुई है, इन्फेक्टिविटी बहुत है, बहुत तेज़ फैलेगा। नंबर 1, ज़्यादा फैलना, ज़्यादा लोगों में जाना, ज़्यादा लोगों में जाना, इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें वो भी इन्वॉल्व होंगे जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी ली है, तो उनमें सीरियस इन्फेक्शन होगा। अगर एक बात है, अगर आपने वैक्सीन ली है तो आपको ICU की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स अपने वैक्सीन ले लें, पेरेंट्स वैक्सीन ले लें। दूसरे बच्चों को, जैसा सब लोग बता रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, घर में रहना सिखाएं, हाथ क्लीन करना सिखाएं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। उनके जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो उनको मिलना चाहिए, उसमें कोई नागा ना करें, जिसको हम कहते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण नहीं करवाया तो वो ज़रूर अभी करवा लीजिए। उससे भी क्या होता है कि एक चीज़ है इनेट इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अगर बच्चों की इनेट इम्यूनिटी बढ़ा दी हमने रूटीन इम्यूनाइजेशन से, तो संभवतः उसको कोविड की लड़ने की शक्ति भी प्रदान मिलेगी। देखिए, अगर हम इम्यूनिटी के डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मैडम ने कहा इन्नेट इम्यूनिटी, ये जन्मजात इम्यूनिटी होती है। दूसरी इम्यूनिटी जिसको हम लोग जो जिस तरह से शरीर जब बच्चे का वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से दो चार होता है, तो फिर ये डेवलप होती है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जिन मरीजों में पहले बीमारी हो चुकी है, दोबारा हो चुकी है, उनमें ये इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो उनमें जो चांसेस हैं आगे गंभीर बीमारी होने के, वो कम हैं उनसे जिनमें कि पहली बार बीमारी हो रही है। तो इस तरह से जो एक इम्यूनिटी का डेवलपमेंट है वो इसी तरह से चलता है। ये पब्लिक सस्पेशन तो ये नेचुरल है, क्योंकि लेकिन साइंटिफिक एविडेंस क्या है
वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, उसमें आईसीयू एडमिशन का नंबर है बहुत कम हो चुका है, फर्टिलिटी रेट तो कुछ भी नहीं उसमें, और प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। किसको वैक्सीन लगता है, कोई भी वैक्सीन हो, 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है। एक तो है आरएनए बेस्ड, एक होता है, एक डेड वायरस होता है, एक स्पाइक प्रोटीन होता है, ये टेक्नोलॉजी अलग अलग होता है। लेकिन कोई भी वैक्सीन हो उसमें क्या होता है, 2 प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होता है। एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलता है, एंटीबॉडी बेस्ड, और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये दोनों इम्यून सिस्टम मिलजुल कर काम करेगा। प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट इज 99%, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों से हम यही कहेंगे कि भाई डरना भी थोड़ा ज़रूरी है, लेकिन बचना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर से निकलें तो आप ये मान के चलें कि देखिए कोविड का संक्रमण 3 तरीके से होता है, संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित वायु से और संक्रमित वस्तु से। तो आप घर से बाहर निकलें तो मान के चलें कि जो व्यक्ति मिल रहा है वो संक्रमित व्यक्ति है, तो इसलिए 2 गज की दूरी बनाते रखिए, उससे हाथ बिल्कुल मत मिलाइए। संक्रमित वायु, हम सांस लेते हैं इसी वातावरण से, तो हम मान के चलें कि ये हर वायु संक्रमित है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो कृपया मास्क लगा के रखिए और मान के चलिए कि ये वायु संक्रमित है, तो आप बचे रहेंगे। और संक्रमित वस्तु से, यानी हम विभिन्न वस्तुओं को छूते हैं, उससे भी वायरस फैल जाता है, तो जहां मौका मिले वहां हाथ धोते रहिए। तो हम तीनों तरीके से वायरस से बचते रहेंगे, जो मोड ऑफ स्प्रेड है, और हम अपने को बचाते रहेंगे, और आगे चल के हम जल्दी ही देश को कोरोना मुक्त कर पाएंगे और तीसरी वेव से भी हम बच जाएंगे। एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को ज़रूर फॉलो करें, और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए तो यही है, अच्छा डाइट मेंटेन करें, इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, और लोगों से बिना उसके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एक बेबी भी कैरी कर रही हैं जिसको वो इन्फेक्शन दे सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर्स का हमें बताने के लिए और ख़ास तौर पे लोगों को जागरूक करने के लिए कि कोरोना की 3rd वेव से पहले किस तरीके से उन्हें रखना है, रहना है, और म्यूटेंट को लेके ख़ास तौर पे जो नए नए रूप राक्षस की तरफ पकड़ रहा है कोरोना, और नए रूप में आगे आता है, और जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनों को इस कोरोना के काल के गाल में गंवा दिया। ज़रूरत है इस बात की है कि 3rd वेव से पहले आप अलर्ट रहें, खुद को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, सिक्योर रहें, क्योंकि खुद की सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इस बीच वैक्सीन लेना ना भूलें।